बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज बेटा जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक है हमारे पास वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का। ये हमने इससे पहले टॉपिक में देखा था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, यानी हमने वर्क कैलकुलेट किया था ऐसी फोर्स का जिसकी ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होगी और ना ही डायरेक्शन चेंज होगी। अब हमने वर्क कैलकुलेट करना है वेरिएबल फोर्स का। सबसे पहली चीज़ उसी तरह आ जाती है हमारे पास कि ये जो वेरिएबल फोर्स है ये क्या होती है, व्हाट इज़ वेरिएबल फोर्स। जैसे इससे पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि फोर्स के पास दो चीज़ें होंगी, या तो मैग्नीट्यूड होगी या डायरेक्शन होगी। तो अगर फोर्स के पास दो ही चीज़ें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, अगर मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, डायरेक्शन चेंज ना हो, तो फोर्स तो कांस्टेंट थी। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ चेंज हो रही हो तो वो जो फोर्स होगी वो वेरिएबल फोर्स होगी। या तो फोर्स की मैग्नीट्यूड चेंज हो, या फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो, या हो सकता है दोनों चेंज हो जाएं, तो ऐसी फोर्स को हम क्या नाम देंगे, वेरिएबल फोर्स का नाम देंगे। तो हम इसको डिफाइन यूं करेंगे, सच फोर्स हुज मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और बोथ चेंजेस। मैग्नीट्यूड चेंज हो गई तो फोर्स चेंज हो जाएगी, चाहे बाकी डायरेक्शन चेंज ना भी हो। तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई, फिर भी आपके पास जो फोर्स होगी वो वेरिएबल फोर्स ही होगी। और हो सकता है फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रही हो, तो देन ऐसी फोर्स को हम क्या नाम देंगे, वेरिएबल फोर्स का नाम देंगे। तो ये है बेटा आपके पास वेरिएबल फोर्स की डेफिनेशन। अब आगे हमारे पास दो एग्जाम्पल मौजूद हैं वेरिएबल फोर्स की। सबसे जो पहली फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉकेट। जब रॉकेट अपवर्ड जाता है अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो उस पर लगने वाली जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो वेरिएबल फोर्स होगी। अब क्यों होगी फोर्स ऑफ ग्रेविटी वेरिएबल फोर्स? आप जानते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के मुताबिक होगी, F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल फोर्स की इक्वेशन है। और अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये इन्वर्सली रिलेटेड टू आर स्क्वायर है, यानी ये स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इन्वर्सली रिलेटेड है। तो अब जैसे आप जानते हैं कि अगर r की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी, जैसे जैसे रॉकेट ज़मीन से दूर जाता है r की वैल्यू बढ़ेगी, तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस पर अमल कर रही होगी उसकी मैग्नीट्यूड कम होना शुरू हो जाएगी। तो r बढ़ेगा, डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस बढ़ेगा, तो फोर्स की ऑफ ग्रेविटी की जो मैग्नीट्यूड है वो कम होना शुरू हो जाएगी। इसको हम कहते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि ग्रेविटी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, लिहाजा इसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है जैसे जैसे रॉकेट ज़मीन से दूर जा रहा है। तो ये ग्रेविटी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसका मतलब वेरिएबल होगी। तो ये पहली आपके पास एग्जाम्पल है जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स चेंज हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमारे पास वेरिएबल फोर्स है। दूसरी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो वो है फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रेच स्प्रिंग। जो एक स्ट्रेच स्ट्रिंग पर जो फोर्स लगती है वो भी वेरिएबल फोर्स होती है। कैसे? अगर आपके पास ये एक स्प्रिंग है, ये आपके पास एक स्प्रिंग है, और अगर आप इसको पुल करते हैं, मतलब आप इसको खींच रहे हैं, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर एक फोर्स लगती है जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। वो जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो x के यानी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली रिलेटेड होती है। आप स्प्रिंग को पुल कर रहे हैं, स्प्रिंग को पुल करने से जो उसकी एक्सटेंशन है x है वो बढ़ती जाएगी, x की वैल्यू बढ़ेगी, एक्सटेंशन बढ़ेगी, तो रिस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ती जाएगी, यानी एक्सटेंशन बढ़ती जाएगी, आप उसको खींचेंगे उसकी लेंथ बढ़ती जाएगी, तो रिस्टोरिंग फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो भी हमारे पास इंक्रीज होती जाएगी। तो रिस्टोरिंग फोर्स भी वेरिएबल फोर्स है। तो उम्मीद है यहाँ तक हमें ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि व्हाट इज वेरिएबल फोर्स, और उसकी दो एग्जांपल यहाँ पर हमने डिटेल में देख लिए हैं। ये हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज वेरिएबल फोर्स, और दूसरा पॉइंट हमसे पूछा जा सकता है कि ये जो वेरिएबल फोर्स होती है इसकी आप जो है वो एग्जाम्पल्स दें। तो ये दो एग्जाम्पल्स हमने मैंशन करनी है। अब नेक्स्ट हम आते हैं कि हम वेरिएबल फोर्स का वर्क को कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्या वो इक्वेशन जो लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी कुछ इस तरह की कि W इज इक्वल टू F डॉट डी, W इज इक्वल टू F डॉट डी, क्या इस इक्वेशन से हम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं? तो याद रखिएगा इस इक्वेशन से हम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को, वेरिएबल फोर्स के वर्क को कैलकुलेट नहीं कर सकते। रीज़न क्या है? याद रखिएगा ये इक्वेशन की एक कंडीशन है वैलिडेशन की। ये इक्वेशन तब वैलिड होगी व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट।
अगर हमारे पास जो फोर्स है वो कांस्टेंट होगी, ये जो फोर्स आपके पास यहाँ मौजूद है ये फोर्स कांस्टेंट होगी, तभी ये इक्वेशन एप्लीकेबल है। अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं होगी, फोर्स वेरिएबल होगी, तो तब ये इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं होगी। इसका मतलब ये इक्वेशन तब वैलिड है व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट। तो भाई यहाँ पर तो फोर्स वेरिएबल है, तो इस केस में हम वर्क को कैलकुलेट इस फार्मूले से नहीं कर सकते। तो फिर क्या करेंगे, इसके लिए हम एक सिचुएशन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक बॉडी है जो ए पॉइंट पर मौजूद है, ए इज इट्स इनिशियल पॉइंट। अब उस बॉडी को हमने ए पॉइंट से उठा के बी पॉइंट तक लेके जाना है, ये हमारा फाइनल पॉइंट है। ए पॉइंट से ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, बी पॉइंट पर लेके जाएंगे। ये जो पाथ अडॉप्ट हम कर रहे हैं, ये पाथ अडॉप्टेड हमारा जो है वो इस पाथ के दौरान जो फोर्स होगी वो वेरिएबल फोर्स होगी। यानी हो सकता है यहाँ फोर्स की मैग्नीट्यूड चेंज हो रही हो, फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। लिहाजा ये वेरिएबल फोर्स का वर्क हमने कैलकुलेट करना है। बेटा हमने कैलकुलेट क्या करना है, वर्क फ्रॉम ए टू बी एंड विच इज द वर्क ऑफ वेरिएबल फोर्स, ये चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए जो हम मेथड अडॉप्ट करेंगे वो मेथड बेटा ये है कि हम इस पूरे पाथ को n नंबर ऑफ स्मॉल पाथ में डिवाइड करेंगे। पूरे पाथ को n नंबर ऑफ स्मॉल पाथ में डिवाइड करेंगे, इस अजम्पशन के साथ कि वो जो हमारा हर एक पाथ होगा उस पाथ में जो हमारी फोर्स होगी वो कांस्टेंट रहेगी। हमने ये अज्यूम करना है इस पूरे ए टू बी पाथ को n नंबर ऑफ स्मॉल पाथ्स में डिवाइड करना है, स्मॉल इंटरवल्स में, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स में डिवाइड करना है, इस अजम्पशन के साथ कि हर एक पाथ में फोर्स क्या रहेगी, कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, इसको मैं डिवाइड करूं तो ये मैंने एक पहला पाथ लिया, ये अगर मेरे पास एक पहला पाथ ये मेरे पास बन रहा है, दिस पाथ, ये अगर मैं इसके अलॉन्ग लाइन लगाऊं तो ये मेरे पास एक पाथ बन रहा है। ये पाथ के अलॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट है इसको मैं डेल्टा डी का नाम देता हूँ, D1 का नाम देता हूँ। ये मेरे पास ये एक पाथ है जो डेल D1 है, और ये मैं कहता हूँ ये डेल D1 मेरे पास फर्स्ट पाथ है। इस फर्स्ट पाथ में जो फोर्स लग रही है उस फोर्स को हम नाम देते हैं कि ये फोर्स हमारे पास F1 है। ये फोर्स है जी हमारे पास F1, और ये फोर्स किसी एंगल के ऊपर लग रही है, उस एंगल को हम एंगल θ1 का नाम देंगे। तो पहला पाथ डेल्टा D1, फोर्स जो लग रही है वो F1 है और जो एंगल है वो डेल D1 है। सिमिलरली हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक दूसरा पाथ आ गया, इस पाथ को हम डेल D2 का नाम देते हैं। ये डेल D2 है हमारे पास, और यहाँ जो फोर्स लग रही है वो फोर्स हमारे पास है F2, और ये फोर्स हम कहते हैं कौन से एंगल पे लग रही होगी, एंगल θ2 पर लग रही है। तो पहला पाथ डेल D1, दूसरा पाथ डेल D2, डेल D3 अप टू सो ऑन, और लास्ट जो पाथ हमारे पास है उसके डिस्प्लेसमेंट को हम डेल Dn का नाम देते हैं। यानी यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल Dn है, यहाँ पर जो फोर्स लग रही है वो Fn हमारे पास मौजूद है, और वो जिस एंगल पर लग रही है उस एंगल को हम θn का नाम देंगे। तो पहला पाथ डेल D1, दूसरा पाथ डेल D2, डेल D3 अप टू सो ऑन डेल Dn। पहले पाथ में जो फोर्स कांस्टेंट होगी, डेल D1 के दौरान जो फोर्स कांस्टेंट होगी वो F1 है, एंगल θ1 पर अमल कर रही है। दूसरे पाथ में फोर्स है डेल D2, डिस्प्लेसमेंट है डेल D2, और फोर्स है F2 जो एंगल θ2 पर अमल कर रही है। इसी तरह डिवाइड करते हुए हम n पाथ तक आएंगे, और अगर हम अगली स्लाइड पे देखें तो इसको हमने प्रॉपरली, ये मैंने डायग्राम भी इसकी यहाँ पर ड्रॉ कर दी है। यानी ये पहला इंटरवल डेल D1, फोर्स लग रही है F1 एंगल θ1 पर, दूसरा है डेल D2, फोर्स है F2 एंगल θ2 पे अप टू सो ऑन, ये लास्ट है डेल Dn, और वहाँ पर जो लगने वाली हमारे पास फोर्स होगी, यहाँ पर जो हमारी लगने वाली फोर्स है वो Fn की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही होगी। तो यहाँ पर जो फोर्स होगी वो Fn की फॉर्म में मौजूद होगी, लाइक दिस, ये Fn होगी और एंगल θn पर अमल कर रही होगी। खैर ये हमारे पास हमने किया कि पूरे पाथ को हमने n नंबर ऑफ पाथ में डिवाइड कर दिया। वही चीज़ कि हमने वर्क डन को फाइंड आउट करने के लिए डिवाइड होल पाथ इनटू n नंबर ऑफ पाथ, डेल D1, डेल D2, डेल D3 अप टू सो ऑन डेल Dn, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फोर्स है वो F1, F2 अप टू सो ऑन Fn है। अब जैसे हमने ये अज्यूम किया कि इन पाथ के दौरान, इन इंटरवल्स के दौरान जो फोर्स है बेटा वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इंटरवल के दौरान F1 फोर्स कांस्टेंट पहले इंटरवल के दौरान, दूसरे इंटरवल के दौरान फोर्स F2 कांस्टेंट रहेगी। तो अब अगर ये फोर्सेस कांस्टेंट हैं तो क्या डेल D1 इंटरवल के दौरान F डॉट डी वाला फार्मूला लगाया जा सकता है? ये जो हमने शुरू में फार्मूला देखा F डॉट डी, क्या ये फार्मूला अब इस पर अप्लाई हो सकता है? तो बिल्कुल हर एक इंटरवल पर तो अप्लाई हो सकता है ना, क्योंकि हर एक इंटरवल में हमारे पास फोर्स अब कांस्टेंट है। तो अब ये फार्मूला वैलिड है।
तो हमने इस पूरे पाथ को n नंबर ऑफ पाथ में डिवाइड करने के बाद हर एक पाथ का अलग अलग वर्क कैलकुलेट करना है। सो नेक्स्ट यही चीज़ हमने की हुई है। वर्क डन ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरवल, उसको हमने नाम दिया डेल W1 का, और ये होगा F डॉट डी, फोर्स F1 और डिस्प्लेसमेंट डेल्टा D1, F1 डॉट डेल्टा D1। इसको ओपन करें तो ये आएगा F1 cos थीटा 1 इंटू डेल्टा D1। वही वर्क डन का फार्मूला F डॉट डी, एफ डी cos थीटा, भाई इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, cos को पहले लिख दिया, तो F1 cos थीटा 1 इंटू डेल्टा D1। दूसरे इंटरवल का अगर वर्क देखें तो सेकंड इंटरवल में क्या होगा, सेकंड इंटरवल में फोर्स है F2, डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा D2, ये आएगा F2 डॉट डेल्टा D2। इसको ओपन करें तो ये आपके पास आ जाएगा F2 cos थीटा 2 डेल्टा D2, अप टू सो ऑन थर्ड फोर्थ फिफ्थ सबका वर्क निकालने के बाद एट द एंड हम nth का वर्क निकालेंगे। तो ये जो लास्ट इंटरवल है हमारे पास, यहाँ जो फोर्स है वो Fn है, डिस्प्लेसमेंट डेल Dn है, तो ये बन जाएगा Fn डॉट डेल्टा Dn। ओपन किया तो Fn cos थीटा n डेल Dn की फॉर्म में ये हमारे पास वर्क आ गया nth इंटरवल का। तो हर एक इंटरवल का हमने वर्क निकाला। अब हमें तो चाहिए था वर्क फ्रॉम A टू B, जैसे ये हमने यहाँ पर लिखा था, हमें वर्क चाहिए A टू B। तो A टू B वर्क के लिए क्या करेंगे, उन तमाम इंटरवल्स के वर्क को ऐड कर देंगे। वर्क डन ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरवल प्लस वर्क डन ड्यूरिंग सेकंड इंटरवल प्लस अप टू सो ऑन वर्क डन ड्यूरिंग nth इंटरवल, ये हमें टोटल वर्क दे देगा। अब पहले इंटरवल का जो वर्क आपको नजर आ रहा है वो आपके पास है F1 cos थीटा 1 डेल D1। ये अगर इस पॉइंट को आप देखें तो पहले का वर्क हम कैलकुलेट कर चुके हैं F1 cos थीटा 1 डेल D1, प्लस दूसरे का वर्क है F2 cos थीटा 2 डेल D2, प्लस अप टू सो ऑन लास्ट का वर्क आ गया Fn cos थीटा n डेल Dn। तो ये है हमारे पास टोटल वर्क, और ये है तरीका वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को कैलकुलेट करने का। सबसे पहला काम, पूरे पाथ को n नंबर ऑफ इंटरवल्स में डिवाइड करें, इस अजम्पशन के साथ कि हर इंटरवल में फोर्स क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद F डॉट डी की मदद से हर इंटरवल का वर्क निकालें और एट द एंड उन सबको क्या कर दें, सम अप कर दें, तो आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। अब इसको सिंप्लिसिटी के लिए जो टोटल वर्क है हम उसको समेशन की फॉर्म में लिखते हैं। मैथ की एक टर्म है, आप अच्छे से जानते हैं कि जो समेशन की टर्म होती है ये तमाम वैल्यूज़ के सम को शो कर रही होती है। ये जो समेशन की हमारे पास टर्म है ये तमाम वैल्यूज़ के सम को शो करेगी। तो अगर हम इस पॉइंट को देखें तो ये समेशन ऑफ n टर्म्स हैं। यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा समेशन ऑफ टर्म्स दैट स्टार्ट फ्रॉम 1 टू n, यानी i की वैल्यू है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन अप टू n तक। ये इन तमाम टर्म्स का सम है, और किन टर्म्स का, जो इस फॉर्म में मौजूद हैं F cos थीटा इंटू डेल डी आई। तो क्या किया, i हमने जनरल टर्म ली है, तो इसलिए इसको हमने लिखा Fi cos थीटा i, Fi cos थीटा i इंटू डेल डी आई। तो ये n1 से लेके n तक की उन तमाम टर्म्स का सम है। देखिए बेटा सिंपल है, समेशन तमाम चीज़ों के सम को शो करता है। अगर इसी समेशन को ओपन करें तो यहाँ i की जगह आप पहले 1 पुट करेंगे, तो ये आपके पास i की जगह पहले 1 पुट करें तो ये टर्म आएगी F1 cos थीटा 1 डेल D1। फिर i की जगह आप इसको ओपन करके 2 पुट करेंगे, ये आएगी F2 cos थीटा 2 डेल्टा D2 अप टू सो ऑन, जितनी टर्म्स होंगे 1 2 3 4 तब तक पुट करते जाएंगे टिल n। तो ये दोबारा से यही चीज़ मिल जाएगी जो आपने पहले देखी। तो ये उन तमाम टर्म्स का आपके पास क्या आ चुका है, सम आ चुका है। तो आज के लेक्चर में जो चीज़ें हमने देखी वो ये देखा कि वेरिएबल फोर्स क्या होती है, वेरिएबल फोर्स की एग्जाम्पल, उसके बाद वेरिएबल फोर्स होगी तो वर्क को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये चीज़ें हमने यहाँ तक देख ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्राफिकल मेथड से वर्क को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो यहाँ तक ये लेक्चर को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें ताकि नेक्स्ट लेक्चर आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।